तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिू जिनबायो यहाँ पर अपना असली टैलेंट दिखाता है कि वो कैसे डाउ ऑफ डिसेप्शन को यूज़ करता है और किस लेवल पे है। और इस चीज़ को देखकर इवन वांगलिंग जैसा बंदा भी एक बार को आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आगे और गाइस, कल और परसों मतलब फ्राइडे और सैटरडे को वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और संडे के शायद शाम में ही आ पाए। और मेरा भी टिकट कंफर्म नहीं रिटर्न का, तो अगर वो मतलब कंफर्म होता तो संडे की शाम में वीडियो आएगा, नहीं तो मंडे को आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब लियो जिन बायो को देखकर पहली बार ग्रैंडपा जू को अलग लगता है। और फाइनली ये बता रहा था लियो जिन बायो कि मैं डाउ ऑफ डिसेप्शन के सेकंड रियल में पहुंच चुका हूँ। मतलब आप अपने को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि इससे आपका ओरिजिन सोल प्रभावित होता है। मतलब आपकी मेमोरीज भी बदल सकती है। और जब आप इसके पीक पावर पे पहुंच जाते हो तो वो अपने आप को ही भूल जाता है, मतलब मेरा असली वजूद क्या था। लेकिन अगर आप उस रियल्म से भी ऊपर चले जाते हो, थर्ड रियल्म पे पहुंच जाते हो, तो आप डाउ ऑफ डिसेप्शन के ट्रू फॉर्म में जा सकते हो और अपने आप को हर एक चीज़ से, मतलब पुरानी चीज़ को भी नहीं भूलोगे। और ये बताता है कि मैं जेड पे थोड़ा रिलाई करने लगा था, मतलब वो जो इनर रियल्म के लॉर्ड का जेड था। नहीं तो शायद मतलब ये वांगलिंग को बोलता है लॉर्ड सेलेस्टियल कह के कि आप भी मुझे नहीं पकड़ पाते अगर मैं अपने डाउ ऑफ डिसेप्शन को प्रैक्टिस करते रहता। और आपने क्योंकि उस जेड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मुझे फिर से मौका दिया। और मैं जब स्टोरेज स्पेस में इतने समय से था तो इसी को प्रैक्टिस फिर से कर रहा था। तो मैं सेकंड रियल्म के पीक पर पहुंच चुका हूँ और हाफ स्टेप इन थर्ड रियल्म भी जा चुका हूँ। वांगलिंग बोलता है ये तो सही है। अब जूली वो देख रहा था और ये कहता है कि फेलो कल्टीवेटर जिन भाई, आपने तो मेरे विचार को बदल दिया, मतलब उसे और चौड़ा कर दिया। मैं देख पा रहा हूँ। सही है, मतलब डाउ ऑफ डिसेप्शन अगर 3000 ग्रैंड डाउज में रहेगा तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा डाउ क्या ग्रैंड डाउज में जा पाता है। लियो जिन बायो भी काफ़ी खुश होता है। फिर से जिन बायो एकदम मतलब पुराने जैसे बंदे में बदल जाता है, थोड़ी कुबड़ निकल जाती है और बोलता है मतलब डेविल जूली को से कि बस तुम मुझे परेशान नहीं करो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांगलिंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें एक बड़ा फॉर्च्यून भी दूंगा। और वांगलिंग ऐसे कहता है कि देखो तुम हर बार या तो एक बंदे को या फिर एक सेक्ट को धोखा देते हो, बट लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम पूरे क्लैन को धोखा दे दो। क्या तुम कर सकते हो? ल्यूस जिनबाई भी एक बार सोचने लगता है बट बोलता है कि मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए। वांगलिंग बोलता है कोई नहीं, तुम्हारे पास 3 महीने हैं। तुमने वैसे भी बोला कि सेकंड रियल्म जो है डाउ ऑफ डिसेप्शन का, उसमें इंसान अपने को धोखा देता है, इवन तुम्हारी मेमोरीज भी बदल जाती है। तो मैं तुम्हें एक मेमोरी देता हूँ। अब वांगलिंग का जो ब्लू फायर था लेफ्ट आई में वो बाहर निकलता है और लियो जिनबायो को घेर लेता है। जू लिगो इस दौरान पीछे भाग जाता है और गाली मारता है। गाली इन द सेंस कि वांगलिंग को वो फिंड बोलता है, दैत्य, कि इसका कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुका है। इधर समय निकलता है, 1 महीने निकल जाते हैं। जू लिगो इस दौरान गुफा को छोड़ना चाहता था, थोड़े मजाक मस्ती मतलब बाहर में मजे लेना चाहता था, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस जो वांगलिंग लेने गए थे उसकी वजह से ये भाग नहीं पाता है। अब जू लिगो थोड़ा गाली तो मार ही रहा था कि यार बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तभी अचानक से पीछे पलट के देखता है जहाँ पर वो फायर बॉल 1 महीने से चल रहा था। वहाँ से एक वायलेंट रोर सुनने को मिलती है और एक बड़ी सी वर्मिलियन बर्ड देखने को मिलती है। एक ब्लरी फिगर दिखता है। जू लिगो देखता तो चौंक जाता है क्योंकि जो बंदा बाहर निकलता है उसे ये जानता था और ऐसा लगता है इसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी क्योंकि ये बंदा लियो जिनबायो था, लेकिन पहले से बदल चुका था। चेहरा वगैरह सब सेम था लेकिन बात करने का तरीका, एक वो नोबल अपीयरेंस, मतलब आप देखो तो लगे कि यार ये राजा है बंदा, कुछ वैसा फील आ रहा था। मास्टर ऑफ जनरेशन टाइप फील। और मानो उसकी बॉडी से एक प्रेशर भी निकल रहा था कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाएं, इतना पावरफुल था। और आसपास जो फायर था वो वर्मिलियन बर्ड का फायर था। और जब ये जू लिगो की तरफ देखता है तो जू लिगो और ज़्यादा अवाक हो जाता है, मतलब फील करता है कि यार एक प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं, एक मिस्टीरियसनेस ये ल्यूजिन बायो से फील करता है। और जो लिगो को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये वही ल्यूजिन बायो है जिसे मैंने स्टोरेज स्पेस में अच्छा खासा परेशान किया था। फिलहाल ल्यूजिन बायो इसकी तरफ देखता है। जो लिगो बोलने ही वाला था कि तुम। तभी जिन बायो बोलता है कि मैं वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्पर हूँ, 6th जनरेशन का, और मैं 4th जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्पर को ढूंढ रहा हूँ। मैं सील्ड्रियन फॉर्मेशन से आ रहा था तो सीरियसली इंजर्ड हो गया था, मतलब इनर रियल्म से जब आउटर रियल्म में आ रहा था। और मानो जिनबायो भूल चुका था कि ये पहले क्या था। इसकी मेमोरीज बदल चुकी थी। इसे सच में लग रहा था, मतलब ये खुद को सच में धोखा दे पा रहा था कि मैं 6th जनरेशन का वर्मिलियन बर्ड एम्पर हूँ। इधर वांगलिंग भी आ गया था और कहता है कि जूली को अब तुम्हें वर्मिलियन बर्ड एम्पर को सर्व करना है, अगर तुमने बात नहीं माना तो तुम्हें मिटा दूंगा। जूली को मान जाता है और फिलहाल ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लिू जिनबाई को अलावा कोई नहीं जानता था कि इस 1 महीने में वांगलिंग ने क्या किया था। फिलहाल ये जो फायर बॉल था वो वांगलिंग के लेफ्ट आई में वापस आ जाता है और वांगलिंग को जो उसकी समझ थी वो थोड़ी और बढ़ जाती है।
और वांगलिंग अब तैयार था कि फायर स्पैरो क्लैन वालों, अब इस बेट को तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मतलब ये जो मैंने पत्ते सेट किए हैं, ऐसा समझो। फिलहाल वांगलिंग ये तो यहीं पर था, तो स्टोरेज स्पेस से वो स्टैचू निकालता है जो ग्रीड ने दिया था। और वांगलिंग सोचता है अब ग्रीड के बारे में कि यार ग्रीड और वो वर्टेक्स जो ऑल में प्रकट हुआ था, और दूसरा एंशियंट टॉम से निकलते समय जो मतलब ग्रीड ने किया था, तो इसकी मदद से शायद मुझे एंशियंट ऑर्डर का टॉम मिल जाए। वो जो भी टॉम है वो एंशियंट ऑर्डर का है। अब ये सोचता है कि स्टैचू किसका है, वो टॉम में क्या कर रहा था। अब जैसे ही अपना डिवाइन सेंस स्टैचू की तरफ बढ़ाता है, तभी से याद आता है कि शायद वो इसे पहचान जाए। और वांगलिंग स्टोरेज स्पेस को खोलता है, या स्पेस रिफ्ट बोल सकते हो, और वो जो सिल्वर वुमेन थी वो बाहर निकलती है, मानो अब इसकी कुछ मेमोरीज वापस आ चुकी थी। और वांगलिंग इससे पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। बट जैसे ही वुमेन, मतलब ये तो अभी बाहर ही निकली थी ना स्टोरेज स्पेस से, स्टैचू को देखती है, ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, मतलब एकदम डर जाती है, अलग ही रोने लगती है। वांगलिंग को विश्वास नहीं होता कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। ये तुरंत ही स्टैचू को पहले रखता है। जो लेडी थी यानी सिल्वर वुमेन, वो काफ़ी दूर भाग जाती है, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और अभी भी चिल्ला रही थी। और ये वांगलिंग से बोलती मेरे पास मत आओ। इसकी आवाज़ में एक वो विश्वास की जो कमी होती है, मतलब शायद किसी ने धोखा दिया होगा, कुछ वैसी आवाज़ थी। वांगलिंग को पता नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, और ये चिल्ला रही थी कि मेरे पास मत आओ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोला था, मैंने नहीं खोला था। और फिलहाल इस लेडी की आंखों में आंसू थे। वांगलिंग इससे सॉरी बोलता है, और लड़की काफ़ी डरी हुई थी, मतलब ऐसा बैठ जाती है और ऐसा मुंडी नीचे करके रो रही थी। वांगलिंग से समझाता है कि यार भूल जाओ, जो भी अगर हुआ भी होगा तो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था, और वैसे भी तुम पूरी तरह से लगभग भूल ही चुकी हो। वांगलिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था, इसे नहीं पता था कौन सा दरवाज़ा, बट इसे फिलहाल ये सांत्वना देता है। अब वांगलिंग सोचता है कि भाई ये स्टैचू किस बंदे का है। ये लेडी रो रही थी और कुछ वर्ड्स बोलती जैसे कि पीच क्लाउड मर चुका है या मर चुके पता नहीं, पर्पल फॉल वो भी मर चुका है या मर चुकी है, पता नहीं चल रहा है यार ये जेंट्स है या लेडी है जिनके ये नाम ले रही है। वो बंदा श्योर था कि हमने ही दरवाज़ा खोला था, सब मर चुके हैं, मैं भी मर चुकी हूँ। वांगलिंग पूछता कि वो कौन है। अब ये जो लेडी थी बोलती वो, फिर और ज़्यादा डर जाती है और काफ़ी ज़्यादा दर्द में आ जाती है, इंटेंस पेन में, मानो ये याद करना चाहती थी और शायद नहीं भी करना चाहती थी, इतना ज़्यादा डर जाती है। अब इस दर्द की वजह से इसके बॉडी से ग्रीन गैस बाहर निकलता है और इसके चेहरे को एक मार्क ढक लेता है, मानो अब ये डीमन के समान लग रही थी, मतलब चेहरा पूरा हरा हो जाता है और आसपास इसका डेथ और आ जाती है। वांगलिंग थोड़ा पीछे हटता है और ये जो ग्रीन गैस था, इवन स्पेस भी इस दौरान मानो डार्कनेस से भरने लगता है। लेडी अपने पाम को चलाती है वांगलिंग की तरफ, और उसमें कोई भी ओरिजिन एनर्जी था ही नहीं। स्पेस इस दौरान मतलब कट जाता है दो भागों में, वहां से ग्रीन और ज़्यादा निकलती है, और रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी नहीं थे इस ग्रीन गैस को रोकने के लिए। फांगलिंग देख रहा था कि न तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, न तो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है, न तो ओरिजिन एनर्जी है, न तो एंशिएंट डीमन का पावर है, न तो एंशिएंट डेविल है, न तो एंशिएंट गॉड पावर है। तो कौन सा पावर है ये? वांगलिंग और हैरान था। अब ये जो पाम अटैक था जिसमें ग्रीन गैस था, ये आगे बढ़ता है और वांगलिंग को बहुत सारे पावर्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन ये फिर भी डैमेज नहीं हो रहा था। और फिलहाल ये इसका जो थंडर इसेंस था, थंडर पावर था 9 थंडर्स वाला, उसे यूज करता है, लेकिन फिर भी थंडर टैटू को भी इसके पीछे हटना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे केसेस ये डिसॉल्व कर देता है, और वांगलिंग को भी थोड़ा गुस्सा आता है, ये ब्लड स्वर्ड निकालता है और फाइनली इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। हालांकि इस दौरान वांगलिंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, और ये जो ग्रीन गैस था जो बचा हुआ था ये भागने को देखता है, बट वांगलिंग उसे पकड़ लेता है और स्पेस में जो होल हुआ था वो बंद हो जाता है। इधर ये जो लेडी थी सिल्वर वुमेन, वो तो बेहोश हो चुकी थी और अभी भी कांप रही थी, और अभी भी बोल रही थी कि मैं नहीं थी वो जिसने दरवाजा खोला था। वांगलिंग पहले इस लेडी पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, और फिर ये जो ग्रीन बॉल था या ग्रीन गैस था उसे देख रहा था कि यार इसके अंदर अलग फोर्स है, न तो इसमें जॉस फ्लेम का पावर है, न तो इसेंस का पावर है, लेकिन कुछ कुछ इसेंस के जैसा ही है। क्या ये स्टैचू से रिलेटेड है? शायद इस सिल्वर वुमन के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। कौन है ये? क्या ये जो 8 इंपीरियल कॉन्कुबाइंस हैं उनमें से एक है? बट वांगलिंग अभी भी श्योर नहीं था, और इसी लेडी ने वांगलिंग को मना भी किया था कि जॉस फ्लेम देखो पॉइजनस है, और वांगलिंग को ये लगा था कि शायद इस लेडी ने जॉस फ्लेम कल्टीवेट किया होगा और ये इसको नुकसान किया होगा, तो इसने ऐसा बोला होगा, लेकिन शायद ये उतना भी सिंपल नहीं है। अब वांगलिंग इस लेडी पर सोल सर्च यूज करता है, और वांगलिंग बोलता है देखो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई हेट्रेड नहीं है, हालांकि ये लड़के बेहोश थे, लेकिन तुम्हारे पास सीक्रेट्स हैं तो मुझे देखना पड़ेगा। तो वांगलिंग का डिवाइन सेंस इस लेडी के अंदर एंटर करता है। वुमेन का जो माइंड था, मतलब मानो उसकी मेमोरीज बिखरी बिखरी थी, बीच में मानो क्लाउड हो, एक लेयर से ढकी हुई हो, और लंबा समय बीत जाता है। और इस लेडी के माइंड में एक ग्रीन लाइट था जो कि ग्रीन गैस के ही समान था, पर वांगलिंग इससे अवॉइड करके आगे बढ़ता रहता है। इसके माइंड में जितना अंदर ये जाता है, ज़्यादा ग्रीन लाइट इसे देखने को मिलती है, और ये जो ग्रीन लाइट था एक नेट बना लेता है कि वांगलिंग का डिवाइन सेंस भाग ना पाए।
तो ये नेट के रूप में बन जाता है, बट वांगलिंग का डिवाइन सेंस निडल के रूप में बनता है और इससे जाके टकराता है। वांगलिंग क्योंकि इस लेडी के फोरहेड को टच करके था, क्योंकि डिवाइन सेंस इसका अंदर था, तो जैसे कोलिशन होता है तो हल्का सा ब्लड आता है इसके मुंह से, लेकिन इसकी आंखें अभी भी बंद थी। ज़्यादातर जो वांगलिंग का डिवाइन सेंस था इस वुमेन के अंदर, वो गायब हो जाता है ग्रीन लाइट से टकराने के बाद। जो बचे कुछ डिवाइन सेंस थे वो और अंदर चले जाते हैं, अंदर में और ग्रीन लाइट दिखता है और काफ़ी अंदर पहुंच चुका था, और वांगलिंग कुछ अलग चीज़ें दिखता है जिसे ये भूल नहीं सकता था। ये ग्रीन फॉग दिखता है जिसके बीच में एक बंदा बैठा था। बंदे ने 7 कलर का रोब पहना था और ये मिडिल एज मैन था। इसकी बॉडी से 7 कलर लाइट निकल रही थी। ये बंदा न तो ओरिजिन सोल था न तो रियल था, वो एक सील के थ्रू बनाया गया था। इधर वांगलिंग फाइनली आंखें खोलता है, काफ़ी हैरान था। पूरी मेमोरीज तो नहीं दिखी थी, लेकिन इसे कुछ तो चीज़ें समझ में आ गई थी। और जो बंदा सील के अंदर दिखा था ये स्टैचू के जैसा ही था, और ये 7 कलर से रिलेटेड था। पहले इसी से लगता है कि शायद ये सॉवरिन हो सकता है, फिर बोलता है नहीं, सॉवरिन इतना भी पावरफुल नहीं है, वो डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या उनके लेवल का है। और वांगलिंग सोचना शुरू करता है 7 कलर से रिलेटेड कि कितने लोगों से मिला है। जैसे ऑलसीर भी 7 कलर ही यूज़ करते हैं, सॉवरिन के पास भी कुछ 7 कलर के स्पेल है। फिर 7 कलर रियल डाउ फ्रूट जहाँ पर इसे मिला था, वहीं पर इसे 7 कलर का वॉइड गॉड नेल भी मिला था। फिर ग्रीन गैस और ग्रीन लाइट, क्या वो भी 7 कलर से रिलेटेड है? फिलहाल इस वुमेन को ये स्टोरेज स्पेस में रख देता है और सोचता है कि फिलहाल मैं इन मैटर्स के बारे में नहीं सोच सकता। अब ये ग्रीड के जो ट्रेजर्स थे उन्हें रिफाइन करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी किसी एक में फायर स्पैरो क्लैन का इसेंस था। पहले ही वो जो 99 स्वॉर्ड्स थे उन्हें रिफाइन करता है, मतलब अपने मार्क्स तो लगा दिया था बट रिफाइन करना बाकी था। और ये सब एंशिएंट डीमंस के ट्रेजर्स थे, तो इसे रिफाइन भी नहीं करता, मतलब रिफाइन करने जाता है, फिर लगता है कि इसकी डेमोनिक ऑरा खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं इनर रियल में गया तो वहाँ पर जो मेरा सेकंड अवतार है, अब सेकंड अवतार कौन है वो आपको बताना है। बस इतना बता देता हूँ कि वो डेमोनिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन वांगलिंग को ये भी नहीं पता था कि इसका सेकंड अवतार अभी ठीक है कि नहीं। अब ये 9 टैबलेट्स को निकालता है जिसके अंदर एंशिएंट गॉड की ऑरा थी, और ये जो टैबलेट्स थे किसी एंशिएंट गॉड एंसेस्टर के थे, मतलब पुराने कोई रहे होंगे, उनके बोन से इसे रिफाइन किया गया था। तो वांगलिंग इसे रिफाइन करके अपने राइट आर्म में पहन लेता है, एक गॉन्टलेट बना लेता है जैसा थैनोस यूज़ करता था, हाथों में वो 5 एक क्रिस्टल्स थे, कुछ वैसा। तो वांगलिंग इसे मतलब अपने हाथों में पहन लेता है, और इसके अंदर भी एक एंशिएंट गॉड का स्पेल छिपा हुआ था। नाम था 8 स्टार के एंशिएंट गॉड स्पेल, एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन। और ये 2C के मेमोरीज में नहीं है। वांगलिंग सोचता है कि अगर मैं इसे लाइट और शैडो शील्ड के साथ यूज़ करूँ तो ये अच्छा खासा काम करेगा। फिलहाल ये जो गॉन्टलेट था इसके बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब बाहर से नहीं दिखेगा, जब ये उसे चाहेगा तभी वो प्रकट होगा। अब ये तीसरे ट्रेजर को निकालता है, एम्परर फर्नेस। अब इसके अंदर जो ये ऑरा फील करता है वो काफ़ी फैमिलियर था, रॉयल एंशिएंट गॉड से रिलेटेड, मतलब इसे रॉयल एंशिएंट गॉड ही फील कर सकते थे। अब वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स रोटेट करते हैं और उसमें से एक स्टार लाइट निकलता है जो कि एम्परर फर्नेस पे पड़ता है। फर्नेस से भी एक लाइट चमकता है और वांगलिंग के आईब्रोज की तरफ बढ़ जाता है, और ये वांगलिंग के फर्स्ट स्टार के साथ फ्यूज होने लगता है। अब इस दौरान वांगलिंग के बॉडी में एंशिएंट गॉड का पावर बढ़ता है। जो भी ये पावर था आराम से 2C के जो गॉड स्लिंग स्पीयर है उसके बराबर था। अब वांगलिंग वो फॉग लांस को देखते हैं, हालांकि जो एम्परर फर्नेस है उसको टाइम लगेगा, धीरे 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 ही ये इसे रिफाइन कर सकता है। और इस लांस के अंदर एंशिएंट डेविल की औरत, यानी ये एंशिएंट डेविल ट्रेजर था। और वांगलिंग के पास एक ही दिक्कत था कि इसके पास एंशिएंट डेविल का कोई अवतार नहीं था। एंशिएंट डीमन का है बट डेविल का नहीं है। और ये सोचता है कि काश इसके पास एंशिएंट डेविल का भी अवतार होता और तीनों पावर्स को इंटीग्रेट कर पाता, तो ये एंशिएंट ऑर्डर पे जा सकता है। जैसे इसके पास एंशिएंट गॉड बॉडी खुद की है, एंशिएंट डीमन का इसने एक अवतार बनाया है सोल फ्रैगमेंट्स के थ्रू, और 13 के क्लैन वाले उसकी पूजा करते हैं, तो उसको जॉस फ्लेम भी मिलता है, जॉस फ्लेम जैसा पावर। अब एंशिएंट डेविल की बारी थी, तो इसे खुद बनाना पड़ेगा, या सबसे अच्छा आसान काम ये है कि किसी एंशिएंट डेविल को ये पकड़ ले और फिर उसे रिफाइन कर ले, ऐसा कुछ। अब वांगलिंग वो जो सोल बॉटल था ग्रिड वाला उसे देखता है, उसमें डेविल ऑरा थी, और जैसे ही ये इसे खोलता है इन द सेंस मतलब निकालता है, तभी जो पूरा डार्क स्कॉर्पियन प्लेनेट था यहाँ पर एक डेविलिश फॉग चारों तरफ फैल जाता है। तो वांगलिंग सोचता है कि फिलहाल इसके पास तो डेविलिश बॉडी नहीं है और ये बना भी नहीं सकता है, लेकिन जो डेविल सोल है उसकी मदद से ये डेविल्स ट्रेजर को अच्छे से यूज़ कर सकता है। बट सक्सेस के क्या चांसेस हैं? और वांगलिंग ये भी सोचता है कि एक एंशिएंट डेविल बॉडी पकड़ लूंगा और फिर उसे अपना तीसरा अवतार बना लूंगा। अब वांगलिंग बॉटल खोल देता है जिसमें से बहुत सारे एंशिएंट डेविल के सोल्स निकलते हैं और वांगलिंग पर अटैक करना चाहते थे, बट वांगलिंग बोलता है तुम लोग मेरे सामने हैं। वांगलिंग शांत था और ये डाओ स्पेल को यूज़ करता है ताकि इन्हें फ्यूज़ कर सके, और जो भी डेविल सोल्स थे क्योंकि बहुत सारे थे तो वो फ्यूज़ होने लगते, पहले भागने को देखते बट भाग नहीं पाते। इस दौरान 7 दिन निकल जाते हैं। इस दौरान ये जो एक वॉयलेंट ऑरा यहाँ पर आती है कि तुम
हमारे एंशिएंट डेविल क्लैन को रिफाइन करना चाहते हो, इम्पॉसिबल। मतलब ये जो औरास फ्यूज हुई थी डेविल सोल्स, वो ऐसा बोलती है। वांगलिंग इस दौरान बोलता है ब्लड रिफाइनिंग। ये थोड़ा सा अपने इसेंस ब्लड को यूज़ करता है जिसमें एंशिएंट गॉड का हार्ट ब्लड था। और फिलहाल वो जो डेविल सोल्स का एक बॉल बन गया था, वो फिर चिल्लाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और वांगलिंग सोचता है कि इसमें 3000 एंशिएंट डेविल सोल्स है और इसकी मदद से मैं एंशिएंट डेविल का एक अवतार बनाऊंगा मेरा। धीरे धीरे समय निकलते जाता है, 1 महीना निकल जाता है। और जो फॉलन एल्डर का सिलेक्शन था उसमें बस 1 महीने से भी कम का समय अब रह गया था। तो वांगलिंग 2 महीने से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था। और इस दौरान फॉलन लैंड में एक बड़ा घटना हुआ था। एक प्लेनेट जो कि अबेंडेंड था, वो पूरी तरह से फ्लेम में चल रहा था। फायर वहां पर ब्लू था और इस पूरे प्लेनेट को घेर के रखे हुआ था। लेकिन ये फायर ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, 8 मिनट तक। फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन इस 8 मिनट की वजह से फॉलन लैंड में जो भी कल्टीवेटर्स थे, खास करके फायर कल्टीवेटर्स, उनकी रूह कांप जाती है। मानो फायर जो उनके बॉडी में था आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था। खास करके फायर स्पैरो क्लैन मेंबर्स, उनको ज़्यादा फील होता है। और वो जो एल्डर जिन्होंने वांगलिंग के साथ ट्रेड किया था वो पिल्स वगैरह का, वो फायर स्पैरो में बदलते हैं, पंख लहराते हैं और उसी तरफ बढ़ जाते हैं और अपने कुछ साथियों के साथ जाते हैं। 3 लोग थे जो कि वो जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था जो फॉरेन लैंड से उनके फायर स्पैरो क्लैन में भेजा गया था, ये वही लोग थे, लेकर गए थे। और इस दौरान सीन शिफ्ट होता है। फायर स्पैरो क्लैन के मेन प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े फायर स्पैरोज के स्टैचूज थे, पूरे प्लेनेट पर थे। और वहीं पर एक हॉल था जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। इनका जो चेहरा था लाल था, फ्लेम से पूरी तरह से भरा हुआ था। ये थे फायर स्क्वेरो क्लैन के पैट्रियार्च। और इनके आसपास एक वही ब्लड जो शायद वांगलिंग ने दिया था, जो पिल के अंदर था, जिसे इन लोगों ने निकाला था, वही था कि यार ये तो इसेंस है। और इस ब्लड को ये देख रहे थे, फिर अचानक से गायब हो जाते। और जब प्रकट होते तो इसी कल्टीवेशन प्लेनेट के इनर पार्ट में ये प्रकट होते हैं जहाँ पर केवल सी ऑफ फायर था। और यहाँ पर जो फायर था वो डार्क पर्पल कलर का था और एक फॉर्मेशन बना हुआ था जिसके अंदर एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे। और ओल्ड मैन इस डार्क पर्पल फायर से डर रहे थे और फाइनली बोलते, बाहर ही खड़े थे, कि जूनियर आपसे मिलना चाहता है एंसेस्टर। और वेट कर रहे थे कि कब वो आवाज़ लगाए, मतलब आवाज़ देंगे कि ठीक है आ जाओ। बहुत समय के बाद मिडिल एज्ड मैन आंखें खोलते, जिनके आसपास पर्पल फायर था, दोनों आंखों में फायर मार्क था और थर्ड आई पर भी एक मार्क था। अगर तीनों को आप जोड़ दो तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो मतलब 3 फायर मार्क्स थे और तीनों के कलर अलग अलग थे। जैसे इनके आईब्रोज के ऊपर जो फायर मार्क था वो पर्पल था, राइट आई में जो फायर था वो ब्लू था, और जो लेफ्ट आई में फायर था वो इथेरियल था, मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। इथेरियल फायर अभी बन रहा था, स्टेबल नहीं हुआ था। इथेरियल फायर को देखकर ओल्ड मैन भी थोड़े से चौंक जाते हैं, मतलब इनकी तरफ देखते भी नहीं है, इतना ज़्यादा डर जाते हैं। मिडिल एज मैन कहते हैं कि तुम यहाँ के क्लैन हेड हो, लेकिन बिना मेरे आदेश के तुम यहाँ पर एक कदम नहीं ले सकते इस होली लैंड में। क्या तुम भूल गए? ओल्ड मैन को पसीने आने लगते हैं कि एंसेस्टर आप गुस्सा मत हो, मुझे पता है आपने बुलाया नहीं, बट मैं ऐसे ही आ गया क्योंकि हमें एक वो स्ट्रेंज ड्रॉप ऑफ ब्लड मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। और ये मिडिल एज मैन बोलते हैं, ऐसे छोटे मोटे मैटर के लिए तुम मुझे बुला रहे हो? तुम्हारे जैसा क्लैन हेड क्या करेगा? ठीक है ब्लड दो और जाओ, और तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग खुद को पनिश करो। ओल्ड मैन का चेहरा पीला हो जाता है, वो बताना चाहते थे बट क्या ही करें। हाँ में सर हिलाते हैं और ये ब्लड इनकी तरफ फेंक के चले जाते हैं, मतलब देखिए। अब ये मिडिल एज मैन इस ब्लड को देखते हैं और इनकी आंखें भी खुली खुली रह जाती कि ये, मतलब ये इनके जैसा बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। अच्छा खासे से स्कैन करते कि वर्मिलियन बर्ड का ब्लड, और इस ब्लड को ये हल्का सा चाटते कि बोलते यार सही है, सच में ये वर्मिलियन बर्ड का ही ब्लड है। और काफ़ी एक्साइटेड थे। उधर वो जो फायर स्पैरो क्लैन के पैट्रियर्स थे वो जा ही रहे थे, तभी एक फायर पाम उन्हें मानो पकड़ लेता है और यहीं पर इन्हें वापस खींच के लाता है। और फिर इन्हें, मतलब ये तो पहले डर जाते, फिर इन्हें एंसेस्टर की आवाज़ आती कि तुम्हें ये ब्लड कहाँ से मिला। एंसेस्टर काफ़ी एक्साइटेड थे ये देख करके क्लैन पैट्रियार्च, वो भी खुश हो जाते कि वो फॉरेन लैंड से एक बंदे ने लाया है। मिडिल एज मैन यानी एंसेस्टर हंसने लगते हैं। इनके तीनों माँ काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे कि गुड, वेरी गुड, अच्छे तुम क्लैन लीडर हो, अच्छा काम किया तुमने। तो जितने भी हमारे लोग हैं, मतलब ठीक ठाक लोगों को भेजो, और ये ब्लड का सोर्स क्या है, मतलब उसे लेकर आओ। फायर स्पैरो पैट्रियार्च यहाँ से जाने वाले थे। मिडिल एज मैन एक्साइटमेंट को थोड़ा सा अपने दबाते हैं और बोलते देखो मैं फॉरेन लैंड नहीं जा सकता, तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा, मतलब फॉरेन लैंड से थोड़ी दूरी पे, और तुम लोगों का वेट करूँगा। थोड़ा ध्यान भी देना कहीं ये जाल ना हो, ट्रैप ना हो। इधर डार्क स्कॉर्पियन प्लेनेट को दिखाया जाता है जो कि डेवरिश ऑरा से भरा हुआ था। मानो यहाँ के जो प्लेनेट के क्रिएचर्स थे उन्हें भी थोड़ा फर्क पड़ रहा था। फॉलन एंडर के सिलेक्शन में बस 6 दिन रह गए थे और डेवलिश ऑरा धीरे धीरे बदल रही थी, एक लोकेशन पे कॉन्डेंस होने लगती, जमा होने लगती। तो डार्क स्कॉर्पियन के भी बंदे और जो क्लाउड स्केप क्लैन के बंदे थे वो भी उसी तरफ देख रहे थे कि ये सब ऑरा जो है वांगलिंग के गुफा की तरफ बढ़ रहा था, मानो वो सेंटर था। धीरे धीरे पूरी डेविलिश ऑरा
वांगलिंग के गुफा के अंदर खींच ली जाती है। अंदर में फॉग अभी भी कंडेंस हो रहा था, बट किसी का डिवाइन सेंस अंदर नहीं आ सकता था। और ये जो फॉग था ये काफ़ी छोटा होते जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होता है, और वांगलिंग के बगल में एक छोटा सा रेड पर्सन दिखता है जो कि थोड़ा ब्लरी था, एक ओरिजिन सोल के जैसा दिख रहा था, मोर लाइक अ सोल कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा वांगलिंग के जैसा। बस इसके अंदर एक मैडनेस वाली औरत थी, एक फिरोसियस औरत थी। और ये बंदा अपने मुंह खोलता है और ये जो डेविलिस औरत कंडेंस हुई थी इसे डिवोर कर जाता है, और इस बंदे की बॉडी थोड़ी सॉलिड होने लगती है। लेकिन वो खुश नहीं था और वांगलिंग की तरफ देखता है, एक दहाड़ मारता है, मानो वांगलिंग को भी डिवोर करना चाहता था। और वांगलिंग आंखें खोलता है और इसे एक लुक देता है, मानो इसकी आंखें बिजली के समान थी। तो वो बंदा शांत हो जाता है और चीखने लगता है। वांगलिंग इस पर कोई स्पेल यूज नहीं करता है, और वांगलिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और वांगलिंग जब इसकी तरफ बढ़ता है तो ये जो बंदा बना था ये डरने लगता है। ये बंदा जैसे वांगलिंग का हाथ पड़ता है ऐसे धुओं में बदल जाता है, फॉग में, और इधर उधर भागने लगता है। एक जगह फिर से फॉग में से इंसान में बदल जाता है और फिर से भागता है। काफ़ी डरा हुआ था। वांगलिंग को थोड़ा गुस्सा था, एक सील बनाता है और इसे पकड़ लेता है। और ये बंदा घुटनों पे था, और वांगलिंग इसे समझाता कि देखो एक सांस और तुम मर जाओगे। ये जो डेविल सोल था ये वांगलिंग से भीख मांगता कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वांगलिंग वो फॉग लांस निकालता है और डेविल सोल की तरफ इसे बढ़ाता है। अब ये जो डेविल सोल था और वांगलिंग का माइंड अब एक दूसरे से रिलेटेड था, मतलब लिंक था। और डेविल सोल फाइनली ये जो फॉग डेविल लांस था इसके अंदर मर्ज हो जाता है। अब लांस के अंदर एक सोल आ चुका था तो इसकी ऑरा काफ़ी बढ़ जाती है। और फिलहाल ये जो लांस था वो एक पाइथन में बदल जाता है, ब्लैक पाइथन में। बाहर निकलता है गुफा से और एक दहाड़ मारता है। दहाड़ से ही डार्क स्कॉर्पियन वाले या वो क्लाउड स्केप वाले डर जाते हैं। और ये जो ब्लैक पाइथन था मानो काफ़ी ब्लड लस्टी हो, खून का प्यासा हो। जोंग बिग रेड इस दौरान देखता है, उसे काफ़ी खुशी होती है कि जितने वांगलिंग स्ट्रांग रहेंगे इसके पास उतने अच्छे मौके हैं, कि मास्टर का ट्रेजर कंप्लीट हो चुका है, वो इनविंसिबल है। अब ये जो ब्लैक लांस था, ब्लैक पाइथन, ये वांगलिंग के बॉडी में एंटर कर जाता है एक लाइट बन के। तो वांगलिंग के ओरिजिन सोल में एक एक्स्ट्रा डेविल सोल थोड़ा सा बगल में प्रकट होता है। आंखें बंद थी। वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसे सप्रेस कर देता है। वांगलिंग भी काफ़ी खुश था। ये वैसे अवतार कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब ये बनना शुरू हो चुका था। कई बार रिफाइन करने के बाद ये अब एक रियल अवतार में बदल जाएगा। बट वांगलिंग ये सोच रहा था क्या ये सही में फ्यूज़ हो पाएगा, मतलब ये और फिर वो डीमन, एंशिएंट डीमन, तो क्या मैं एंशिएंट ऑर्डर में बदल पाऊंगा। अब वांगलिंग इसके बाद वो येलो लीफ और वो जो ट्री मैन था, आई एम ग्रूट, उन दोनों को निकालता है। इधर सीन शिफ्ट होता है फॉलन लैंड में जहाँ कंपटीशन होने वाला था, और यहाँ के सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट द ग्रेट एम्परर प्लेनेट को दिखाया जाता है। ये जो जगह था ये सॉवरेन काउंसिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब वो लोग हमेशा यहाँ पर आना चाहते थे। पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम ये जगह काफ़ी फेमस था, एम्परर का प्लेनेट। क्योंकि देखो ज़्यादातर जो प्लेनेट होते हैं वो गोल होते हैं, बट ये प्लेनेट अलग था। तो जो भी इस प्लेनेट को एक बार देखता था वो भूल नहीं पाता था, मानो इस प्लेनेट का लॉ ऑफ रोटेशन ही अलग हो, एक नया लॉ हो। ये जो प्लेनेट था एक निडल के समान दिखता था, कंपास के ऊपर मानो हो और धीरे धीरे रोटेट कर रहा हो। किसी को नहीं पता था ये प्लेनेट ऐसा क्यों है। और ये था होली लैंड, फॉरेन लैंड का, जहाँ पर ग्रेट एम्परर का गुफा भी था। और यहाँ पर जो बहुत सारे कल्टिवेटर्स थे उनके ट्रेजर्स काम भी नहीं करते थे, कल्टीवेशन भी सप्रेस हो जाता था। और यहाँ पर इस कंपटीशन को देखें, नॉर्मली ये जो 300 क्लैन है फॉरेन एल्डर सिलेक्शन में वही पार्टिसिपेट करते थे, बट कुछ बाहरी लोग भी आते थे जिन्हें इनवाइट किया जाता था। बस एक चीज़ था कि बाहर का भी कोई फॉलन एल्डर नहीं बन सकता, नहीं तो वो मारा जाएगा। और इसलिए सॉवरेन काउंसिल वाले भी यहाँ पर अपने लोग भेजते थे एज अ गेस्ट, ताकि यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। तो वांगलिंग फिलहाल इसी प्लेनेट की तरफ अब बढ़ता है अपने डार्क स्कॉर्पियन और क्लाउड स्केप के साथ। और इसमें एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से कंपास पे खड़ी थी और पता नहीं क्या सोच रही थी। इसके बगल में एक मिडिल एज्ड मैन था, और ये मिडिल एज्ड मैन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर यून लू, ग्रेट एम्परर ने मेरे अवतार को मार दिया, सॉवरेन काउंसिल क्या कुछ नहीं करने वाला। अब ये जो लेडी थी बोलती है इसका हिसाब होगा। और फिलहाल ये फॉरेन लैंड की तरफ देख रही थी, कुछ तो सोच रही थी, और बोलती है कि उस बंदे को ग्रेट एम्परर भी बचा रहे हैं, तो मैं इस बंदे को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं बस मुझे वो कंफर्म करना कि जो एंसेस्टर के प्रेडिक्शन थे, 9 प्रेडिक्शन, जिनमें मतलब इस बंदे का जिक्र है, मतलब एक बंदा है जो ये चीज़ें करेगा शायद, यानी उनसे ये घटनाएं जुड़ी हैं, तो क्या ये वही बंदा है। और इसी दौरान एंसेंट स्टार सिस्टम में ब्लू लाइट एक जगह चमक रहा था, यानी डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम को दिखाया जाता है, जिनके हाथ अभी भी पीछे थे और ये चल रहे थे। ली क्यान में इन्हें फॉलो कर रही थी। और यहीं से काफ़ी दूर में एक और स्टार डोमेन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई नहीं जाता है। यहाँ पर एक बीस्ट दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट के जैसा था, वो भी मूव कर रहा था, और ये था मून गेचर सरपेंट। और यहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिनके पास यिन और यांग सिंबल था बॉडी पर, और इनके पीछे 3 सर्वेंट्स खड़े थे। वांगलिंग इन्हें देखे तो पहचान सकता था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।